हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर मध्यकालीन भारत में सूर प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। आइए शुरू करते हैं। किसी प्राधिकृत समसामयिक ऐतिहासिक रचना के अभाव में अकबर के शासनकाल में अब्बास खां सरवानी द्वारा रचित तारीख़ शेरशाही को ही राजकीय इतिहास मानना होगा। मूलतः इसकी योजना तोहफ़ा-ए-अकबर शाही की थी, जिसमें 3 अध्याय थे, किंतु शेरशाह और इस्लाम शाह से संबंधित पहले 2 अध्याय ही मिले हैं। शेरशाह की जो लोक छवि अब तक बन पाई है, उसका श्रेय अब्बास खां को ही है। के आर कानूनगो जैसे आधुनिक काल के इतिहासकार ने भी इसी छवि को शेरशाह और उसका काल नामक अपने अध्ययन में स्वीकार किया है। कानूनगो की कुछ मान्यताओं पर परमात्मा शरण और कुछ अन्य विद्वानों ने कारीगर ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। शेरशाह का वस्तुपरक मूल्यांकन तभी संभव होगा जब हम पहले यहाँ अब्बास खां और उसकी रचना का संक्षिप्त किंतु समीक्षात्मक मूल्यांकन कर लें। अब्बास खां की कृति का मूल आधार यह था कि युद्ध के मैदानों में मुगलों की अपेक्षा अफगानों की श्रेष्ठता बढ़ चढ़कर थी तथा अफगानों के बीच एकता का अभाव ही वह कारण था जिसकी वजह से प्रथम अफगान साम्राज्य का पतन हो गया। इसलिए अफगानों में एकता का भाव भरने का प्रयत्न करना और शेरशाह द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करना एक मुख्य उपलब्धि थी। अफगानों की आरंभिक असफलताओं के बाद शेरशाह की सफलता से और शेरशाह के बाद वाली असफलताओं से प्रभावित होकर अब्बास खां ने शेरशाह की भूरी प्रशंसा की। उसने शेरशाह की कमियों को अनदेखा कर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उसे एक आदर्श व्यवस्था माना है। उसने न केवल वास्तविक विवरणों को अपने पक्षपातपूर्ण नज़र से देखने का प्रयत्न किया है, बल्कि वह यह भी जानना चाहता है कि अफगान राष्ट्रमंडल और उसमें सुल्तान की भूमिका को अपने आदर्शवादी और काल्पनिक ढांचे में ढालें। इसके लिए उसने अपने लंबे प्रवचनों और शब्दों को अपने पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया है। सुल्तान को वह अनेक भूमिकाओं वाले एक सरल संश्लिष्ट चरित्र के रूप में उभारता है। अफगानों के कुल पिता के रूप में, एकता, पुनरुत्थान और आशा के प्रतीक के रूप में, एक चमत्कारी नायक के रूप में, एक चतुर, चालाक और प्रचंड सेना नायक के रूप में एवं एक अनुभवी जन शासक के रूप में। उसके अनुसार शासन का पथ प्रदर्शन करने वाली निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। अदल या न्याय। शासन स्त्रियों और बच्चों की अत्याचारियों से रक्षा का स्रोत है और सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से रक्षा का मूल। उसकी चिंता का सबसे बड़ा विषय और उसकी प्रजा अर्थात रैयत था। प्रजा आर्थिक व्यवस्था का आधार थी, इसलिए अमीर वर्ग और सरकारी अमीर दोनों ही लूट खसोट से इसकी रक्षा करना आवश्यक था। अफगानों का नेता होने के कारण सुल्तान का कर्तव्य था कि वह अफगानों को संरक्षण प्रदान करे, उनकी सेवाओं का राज्य व्यवस्था के लिए उपयोग किए। किंतु प्रभुसत्ता तो खुदा की सौगात है, इसलिए व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे सुल्तान के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहना पड़ता है। पद की उच्चता या प्रतिष्ठा शासक का समय और ऊर्जा रहती है, महान को सदा संकीर्ण रहना पड़ता है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अब्बास खां की ये सारी उक्तियां उसके अपने समय के बारे में हैं। यह समय 16वीं शताब्दी का अंतिम काल था। कानूनगा ने शेरशाह का जो मूल्यांकन किया है वह अब्बास खां के पूर्वाग्रहों से बुरी तरह प्रभावित है और अब्बास खां के पूर्वाग्रह शेरशाह और अफगान राज्य संघ के पक्ष में थे। इतिहास में उसके स्थान के बारे में कानूनगो लिखते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी के बावजूद जो कुछ सामग्री उपलब्ध है वह यह स्पष्ट कर देती है कि अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के साम्राज्य जिन विचारों पर आधारित थे उनका स्रोत शेरशाह के विचारों में पाया जाता है। मध्यकालीन भारत के शासकों में शेरशाह ही ऐसा शासक था जो नवीन भारत के लिए आदर्श बन सकता है। वह भारत जो हिंदू और मुसलमान दोनों का हो और जिसमें दोनों के बीच अधिक एकता रहे। शेरशाह के राष्ट्र निर्माता को भी उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। शेरशाह और अकबर दोनों के बीच इस दावे के लिए विवाद हो सकता है कि किसने सबसे पहले परस्पर विरोधी धर्म मतों के मानने वालों के बीच मेल मिलाप करवाकर एक सबल भारत राष्ट्र के निर्माण का प्रयत्न किया था। शेरशाह ने देश को एक ओजस्वी, न्यायप्रिय एवं बुद्धिमत्तापूर्ण सरकार दी, हिंदुओं के राजनीतिक पुनरुत्थान और आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य किया एवं दोनों समुदायों को बाह्य एकता की रक्षा करने तथा एक साथ मिलकर काम करने के लिए बाध्य किया। एक शिशु राष्ट्र
लोकप्रियता के विकास के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उन्हें उसने पूरा किया, और अर्थात उसने अपने जमीन हमसार की ओर बीज बो दिया। शेरशाह को उसके उचित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्थान देने के लिए आवश्यक है कि उपर्युक्त शब्दाडंबरपूर्ण कथनों का बारीकी से विश्लेषण किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि 68 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते समय शेरशाह एक अनुभवी और कुशल प्रशासक था। उसमें कर्तव्य के प्रति गहरा लगाव था। वह असाधारण ऊर्जा से ओतप्रोत था और अपनी दिनचर्या में से अधिकांश समय राजकाज की देखभाल में लगाता था। वह बाबर और हुमायूं द्वारा अपनाई गई व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा आलोचक था, और जब भी उसे अवसर मिलता वह उनमें सुधार करने के काम में दंतचित होकर लग जाता। शेरशाह को न केवल साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, बल्कि उसे अकबर से भी बड़ा रचनात्मक प्रतिभा वाला व्यक्ति स्वीकार किया गया है। विंसेंट स्मिथ मानते हैं कि यदि उसे अधिक समय मिला होता तो हो सकता है उसने अपना ही राजवंश स्थापित कर दिया होता, और तब भारतीय इतिहास के रंगमंच पर महान मुगलों को अवतरित होने का अवसर ही न मिलता। शेरशाह अनुभवी और कुशल प्रशासक था, और उसमें कर्तव्य भावना एवं असाधारण ऊर्जा कूट कूट कर भरी थी। इस बारे में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किंतु इस कथन की कि वह ऐसे प्रशासनिक सिद्धांतों का नव प्रवर्तन था जो न केवल मुगल व्यवस्था के आधार बने, बल्कि जिन्हें भारत में अंग्रेजों ने भी अपनाया, उसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। विस्तृत विवरण के अभाव में यह तो माना ही जा सकता है कि शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन पूर्ववर्ती मॉडलों पर आधारित था। उसका व्यक्तिगत निरंकुश तंत्र और एक केंद्रीकृत राज्य का निर्माण, ये दोनों व्यवस्थापक कार्य उस प्रक्रिया के अंग थे जिसे सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने परिवर्तित किया था। यही नहीं, लोदियों की व्यवस्था भी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित संस्थाओं का प्रतिफलन थी। इक़्तिदार हुसैन सिद्दीकी के अनुसार बहलोल लोदी पहला अफगान निरंकुश शासक था। वकील जैसी कोई नई संस्था शेरशाह ने स्थापित नहीं की। ऐसी नई संस्था तो अकबर के शासनकाल में स्थापित हुई थी। शेरशाह ने बंगाल को छोड़कर जो अन्य प्रशासनिक विभाजन किया था वह उसके पूर्ववर्ती मॉडलों पर ही आधारित था। नया सूबा नहीं बनाया गया। स्थानीय उपसूबों की स्थापना, नागरिक प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन आदि सभी व्यवस्थाएं अपनी पूर्ववर्ती विद्यमान व्यवस्थाओं का ही विकसित रूप थीं। घोड़ों को दागने और विवरणिकाएं रखने की प्रथाएं भी पहले से चली आ रही थीं, किंतु शेरशाह महान सुधारवादी था, इसलिए उसने अपने विद्यमान संस्थाओं में काफ़ी सुधार किए, उन्हें अधिक समय प्रभावी बनाया। इन्हीं कामों से उसकी महानता प्रकट होती है। शेरशाह ने मुगल शासक बाबर और हुमायूं से अधिक बड़े भूभाग पर शासन किया। उसका राज्य पूर्व में सुनारगांव से लेकर उत्तर पश्चिम में गख्खर क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसकी पश्चिम सीमा रेखा उत्तर में झेलम के किनारे स्थित बालनाथ जोगी और दक्षिण पश्चिम में 100 मील की दूरी पर स्थित खुशाब को जोड़ती थी, और फिर झेलम के पार सिंध के किनारे होती हुई बक्कर तक गई थी। अफगान सरदारों ने शेरशाह को सिंध समर्पित कर दिया था, किंतु जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका और बीकानेर तथा जोधपुर के कुछ हिस्से सूर शासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। दक्षिण में उसका इलाका विंध्याचल तक फैला हुआ था। पूरा का पूरा राजपूताना, मालवा और कलिंजर उसके नियंत्रण में थे। उसके उत्तराधिकारी इससे अधिक भूमि की अनुवृद्धि नहीं कर सके। शेरशाह द्वारा जारी किए गए सिक्कों से और अब्बास सरवानी द्वारा प्रस्तुत विवरणों से शेरशाह के राज्य का विस्तार प्रमाणित होता है। इतने बड़े भूभाग का समेकन करना और उसका प्रशासन चलाना शासन के लिए अथक परिश्रम का काम था। अब्बास सरवानी ने शेरशाह की दिनचर्या के बारे में लिखा है, प्रतिष्ठा और पद की उच्चता से जुड़ी अपनी महानता की वजह से अपने राज्य के किसी भी काम को कभी छोटा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, और न उन कामों को अपने मंत्रियों के अनावश्यक भरोसे छोड़ना चाहिए। सरवानी द्वारा प्रस्तुत विवरण से हमें ज्ञात होता है कि शेरशाह ने रात और दिन दोनों को ही अलग अलग कामों के लिए बांट रखा था। अपने विभागाध्यक्षों से मिलने के काम को शुरू कर अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को सुनने, सेनाओं का निरीक्षण करने, घोड़ों को दागने, लोगों की विवरणात्मक सूचियां बनवाने, लेखा जोखा परीक्षण करवाने, राजस्व अधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए वाले कामों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था। शेरशाह का राज्य
केंद्रीकृत निरंकुशता का था, जिसमें अफगान परंपराओं के दर्शन तो होते थे किंतु वास्तव में वह तुर्की विशेषताओं वाला था। उसने अफगान साम्राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए घोर परिश्रम किया। वह अफगानों के प्रति घोर पक्षपाती था। सभी महत्वपूर्ण शाही सेवाएं अफगानों के हाथ में थी। यदि हिंदुओं को प्रशासन में शामिल करता भी तो ऐसे छोटे विभाग दिए जाते जिनमें उनकी सेवाएं परमावश्यक या अपरिहार्य होती थीं। उसका मूल उद्देश्य अफगानों को इस तरह संगठित करना था कि उनकी राज्य व्यवस्था के दोष छुप जाएं और प्रभुसत्ता स्थायित्व प्रदान कर लें। उसके शासनकाल में कभी वजीर का पद था ही नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इस पद के न होने का कारण शायद यह था कि वह अपनी सरकार की हर शाखा का और रोजमर्रा के प्रशासन की देखभाल स्वयं करता था। इसके अतिरिक्त वह यह भी नहीं चाहता था कि ऐसे उच्च पद का निर्माण कहीं अफगान सरदारों के आपसी वैमनस्य को और अधिक न भड़का दे। शायद इन्हीं कारणों से हमें केंद्रीय शासन जैसे किसी संगठन का और मंत्रियों या विभागाध्यक्षों की नियुक्ति का विवरण नहीं मिलता। यह भी हो सकता है कि 5 साल का समय इतना कम था कि इसमें राज्य के संपूर्ण तंत्र का कायापलट संभव नहीं था। युवा फरीद के रूप में उसने अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में गांव और परगने के प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिए उसने सबसे पहले छोटे स्तर के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के काम को हाथ लगाया। कानूनगो शायद हमें इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शेरशाह के अधीन सरकार से बड़ी प्रशासनिक इकाई नहीं थी और यह भी सूबों का निर्माण और सूबेदारों की नियुक्तियां अकबर से ही की थी। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। उनकी मान्यता है कि शेरशाह ने बंगाल में पूर्णतः नया तंत्र लागू किया जो साम्राज्य के शेष भागों के प्रशासन का आधार बना। पहले साम्राज्य को प्रांतों में बांटने की जो प्रथा चल रही थी उसे छोड़ दिया गया और इसकी शुरुआत बंगाल से हुई। उसने बंगाल को 19 उप प्रभागों में विभाजित किया। शायद ये उप प्रभाग उबल फुजल द्वारा परिगणित अकबरकालीन बंगाल की 19 सरकारों से समानता रखते हैं। इस प्रकार कानूनगो मानते हैं कि शेरशाह के राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई सरकार थी। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेखित प्रांतों और प्रांतपतियों के अस्तित्व को यह कहकर झुठला दिया गया कि वे तो पूरे प्रांत की प्रशासनिक एकता को सुरक्षित रखने के लिए और गवर्नरों को आपसी झगड़ों से बचाने के लिए पंजाब के मामले में सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बने थे। पंजाब, मालवा, अजमेर, जोधपुर और नागौर। परमात्मा शरण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसे असंदिग्ध साक्ष्य उपलब्ध है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि शेरशाह का राज्य नियमित प्रांतों में विभाजित था। इस प्रकार कानूनगो के विचार पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, न कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित। बंगाल के विभाजन के बारे में बताते हुए अब्बास सरवानी इस बात का उल्लेख नहीं करते कि उसके प्रभागों की संख्या कितनी थी। इसके अतिरिक्त न तो किसी समकालीन और न ही किसी उत्तरवर्ती इतिहासकार ने यह उल्लेख किया है कि बंगाल को छोड़कर कोई अन्य प्रांत ऐसी लघुतर इकाइयों में बंटा हुआ था जिसमें हर एक सीधे ही केंद्र के प्रति जिम्मेदार हो। शेरशाह ने बंगाल का ऐसा विभाजन 2 कारणों से किया था। पहला तो यह कि बंगाल केंद्र से बहुत दूर था और उसके प्रचुर संसाधनों से ललचाकर सूबेदार सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उतर आते थे। दूसरा कारण यह था कि जब से शेरशाह तख्त पर बैठा तभी से अनेक अफगान सरदार पुरस्कार न पाने के कारण अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे। इसलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए शेरशाह ने यह तरीका निकाला कि सरकारों का पुनर्गठन कर प्रत्येक सरकार को अलग अलग अफगान सरदार के हवाले कर दिया जाए। अपने आंतरिक रोजमर्रा के प्रशासन के प्रारंभ में प्रत्येक सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इसका अपेक्षित परिणाम यह निकला कि सरकारें छोटी हो जाने के कारण विद्रोह नहीं कर सकती थी। साथ ही सरदार भी संतुष्ट हो गए। जो भी हो, शेरशाह ने कभी यह नहीं चाहा कि वह प्रांत का विघटन करे, उल्टे वह तो इसकी राजनीतिक और आर्थिक एकता बनाए रखना चाहता था। इसलिए उसने कांजी फजीलत को, जो कांजी फजीलत के नाम से जाना जाता था, बंगाल का वायसराय था, अमीन ए बंगाल नियुक्त किया। पूरे प्रांत की रक्षा का भार अमीन पर था। अब्बास सरवानी और बदायूनी दोनों ने ही कांजी फजीलत को बंगाल का अमीन बनाए जाने का जिक्र किया। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि गड़बड़ी की आशंका से अफगान सरदारों को जगह देने की गरज से बंगाल की छोटी छोटी इकाइयों में उप विभाजन के बाद उस प्रांत के सारे महकमे और उनसे संबंधित मामले काजी फजीलत के प्रभार में दे दिए गए। अफगान सरदारों के प्रभाव में आई कुछ सरकारों में सरदारों की जागीर के इलाके भी सम्मिलित थे,
प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में सरकार का अस्तित्व शेरशाह के पहले से ही चला आ रहा था। सरकार को प्रशासन की उच्चतम इकाई मानकर पूरे साम्राज्य के लिए इस व्यवस्था को स्वीकार करने के बारे में परमात्मा शरण कहना चाहता है कि यह मान्यता पंजाब के बारे में अब्बास सरवानी के निम्न कथन की गलत व्यवस्था पर आधारित है। वह आजम हुमायूं को पंजाब के सूबेदार के पद से हटाना चाहता था, किंतु शहीद होने से पहले उसे समय ही नहीं मिला। यदि इस घटना को उसके सही संदर्भ में देखा जाए तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि शेरशाह हैबत खान को उसके दुर्व्यवहारों की वजह से हटाना चाहता था, उसके सूबेदार पद को समाप्त करने के लिए नहीं। वास्तविक स्थिति की जो जानकारी हमें मिली है वह यह है कि रोहिलखंड तक के सारे इलाकों वाला प्रांत अहमद खां सरवानी को सौंपा गया था और रोहिलखंड से लेकर अवध तक का प्रांत ईसा खान को। दिल्ली का प्रांत तो सामान्यतः एक अमीन के अधीन ही रहता था और अमीनों के तबादले होते रहते थे। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि शासक समय समय पर अनुपस्थित होता था। कांजी फजीलत भी एक बार दिल्ली का अमीन था। शेरशाह ने अहमद खां सरवानी को 5000 घोड़ों वाली नियमित सेना रखने का तथा सबल को चौकी बनाने का आदेश दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। इसके अतिरिक्त इस बात का निश्चित उल्लेख मिलता है कि लाहौर, मुल्तान, सिंध, जोधपुर और नागौर सहित अजमेर, मालवा और बिहार प्रांत थे। ये प्रांत लघुतर प्रभागों में बंटे हुए थे या नहीं, इस बात के प्रमाण नहीं मिलते। प्रांतों के शीर्षस्थ अधिकारी कहीं हकीम, कहीं अमीन या फौजदार कहलाते थे। उनके अधिकारों में भी समानता नहीं थी। पंजाब के हैबत खान को 1 लाख की फौज रखने का तथा जागीरें बांटने का अधिकार था। अजमेर के सूबेदार खब्बास खान के पास 26,000 की फौज थी, जबकि मालवा के सूबेदार सुजात खान के पास 12,000 की। अन्य कुछ सूबेदारों के पास केवल 5,000 की फौज थी। जो भी हो, शेरशाह इन सभी सूबेदारों पर कड़ा नियंत्रण रखता था। अव्यवस्था, विश्वासघात या केंद्र के निर्देशों की अवहेलना जैसी बातों को वह कभी सहन नहीं करता था। शेरशाह के उत्तराधिकारियों के काल में सूबेदारों और उनकी नियुक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। जब अकबर की गद्दीनशीनी हुई तब भी प्रांत थे। अकबर और उसके नीतियों की प्रशंसा करते नहीं थकने वाले अबुल फजल ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि अकबर ने ही सबसे पहले प्रांतों का निर्माण किया था या प्रांतों के निर्माण की कल्पना अकबर की थी। इसलिए प्रांतों के खात्मे के बारे में कानूनगो का उपयुक्त कथन खरा नहीं उतरता। उप प्रभागों को एकता कहा जाता था और ये मुगलकालीन सूबों जैसे ही थे, किंतु इसका गठन या प्रशासनिक तंत्र इन्हीं सुपरिभाषित सिद्धांतों या किसी एक ही प्रकार की अभिरचना पर आधारित नहीं थे। इक्ते भी सरकारों प्रांगणों में बंटे हुए थे और इनकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव थी। इक्तों का विभाजन और उसका प्रशासनिक संगठन तुर्की शासकों के काल की पद्धति का ही अविच्छिन्न प्रवाह माना जाता है। शासन की दोहरी व्यवस्था थी। सरकार के स्तर पर सिकदार सिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान होते थे। मुख्य सिकदार सामान्यतः सैन्य योग्यता रखने वाला अधिकारी होता था। उसके पास फौजी टुकड़ियां होती थी और वह कानून और व्यवस्था को लागू करता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रभारी होता था और उसे फौजदारी वाले मामले निपटाने पड़ते थे। अपराधी का पता लगाने के लिए उसे दंडित करने के मामले में स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत माना जाता था। इसलिए यदि अपराधी पेश नहीं किया जाता तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुकदम अथवा गांव के मुखिया की मानी जाती थी। सदर मुंसिफ मालगुजारी के मामले में, जिनमें मालगुजारी वसूलना और उसका हिसाब किताब रखना सम्मिलित था, देखता था, वह दीवानी मुकदमे भी निपटाता था और शायद उनकी सुनवाई के लिए दौरे भी करता था। परगना स्तर पर तो इसी तरह का संगठन था। सिकदरों और मुंसिफों के कार्य ठीक वैसे थे जैसे सरकार के स्तर पर उनके समकक्ष अधिकारियों के थे। हाँ, इनकी सहायता के लिए अधीनस्थ अमला भी होता था। आर.पी. त्रिपाठी ने वाक्यात ए मुस्ताकी के 2 पाठों में मिली विसंगतियों की ओर ध्यानाकृष्ट किया है। एक का आंशिक अनुवाद इलियट और डाउनसन ने किया है, जिसमें एक खजानदार, एक मुंसिफ, एक खजाना तथा एक फारसी और एक हिंदू कातिब की नियुक्तियों का जिक्र भी आया है। दूसरे पाठ में इन कर्मचारियों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल यह उल्लेख मिलता है कि हर परगने में सिकदार और मुंसिफ के साथ एक कारकुन होता था। अब्बास खान ने मुंसिफ के स्थान पर अमीन शब्द का प्रयोग किया है।
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी उसी कर्मचारी की बात कर रहा था। वह यह भी बताता है कि हर परगने में कानूनगो होता था जो शासन को परगने के हालात से वाकिफ कराता था। ऐसा लगता है कि शिकदार की सहायता करने के लिए एक राजस्व लिपिक होता था जिसे कारकुन कहते थे। जो धन इकट्ठा होता था उसे खजानादार के पास जमा करवाया जाता था जिसे फोताधार भी कहते थे। गांव की सीमाओं और खेतों की जमीनों की नाप जोख करने के लिए शासन की ओर से अमीन नियुक्त किए जाते थे। ये अमीन पैमाइश कर जोत संबंधी झगड़ों को भी निपटाते थे। आर.पी. त्रिपाठी का मानना है कि कानूनगो की नियुक्ति शासन नहीं करता था वे तो मुकदमे जैसे ही होते थे, अर्थात ऐसे पुश्तैनी पेशेवर अर्धशासकीय कर्मचारी होते थे जो कृषि और कृषकों की वर्तमान और भूतकालीन स्थितियों का लेखा जोखा करते थे। प्रशासन के सबसे छोटे इकाई गांव थे जिनमें एक पटवारी और एक मुकद्दम होते थे। पटवारी का काम किसानों और उनकी जोतों के बारे में अभिलेख रखना होता था, जबकि मुकद्दम उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाली जनता से राजस्व वसूल कर शासन को सौंप देता था। परगनों और सरकारों के अमले के तबादले होते रहते थे। अधिकारियों की नियुक्ति का काम शेरशाह खुद देखता था, इसलिए सभी उसके प्रति ही जवाबदेह होते थे। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था होने के कारण प्रशासनिक कामों और कार्यकर्ताओं दोनों की ही ठीक प्रकार से जांच हो जाती थी। शेरशाह न्याय को दृढ़ता और निष्पक्षता से लागू करता था। उसने सुल्तानुल उद्दल की उपाधि धारण की। कानूनगो बताते हैं कि 5.5 साल के छोटे से शासनकाल में शायद एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब शेरशाह अपने इस सिद्धांत में तिल भर भी डिगा हो। उसकी न्यायप्रियता के बारे में अब्बास खां का यह कथन उल्लेखनीय है। वह सदा उत्पीड़ित और न्याय मांगने वाले वादी के बारे में वास्तविक सच्चाई क्या है पहले इसकी जांच पड़ताल कर लेता। उसने कभी उत्पीड़कों या अत्याचारियों का पक्ष नहीं लिया, चाहे वे उसके निकट संबंधी ही क्यों न हो, और उसके लाडले बेटे चाहे वे प्रतिष्ठित अमीर हो या उसके कुनबे के लोग। उसने उत्पीड़क को सजा देने के मामले में न तो देरी की और न ही नरमदिली दिखाई। न्याय के प्रति ऐसी चिंता का असर होना ही था जिसके बारे में अब्बास खां ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। एक जराशीर्ण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा के अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। उसका फौजी प्रशासन और भी कारगर था। घोड़ों के दागने की प्रथा 12वीं शताब्दी में सल्जुक ने शुरू की थी, किंतु शेरशाह से पहले यदि किसी भारतीय शासक ने इसे लागू किया तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। शेरशाह ने इसे कड़ाई से जारी रखा। शेरशाह एक महान भवन निर्माता और मार्ग निर्माता दोनों था। उसके द्वारा बनवाई गई 4 बड़ी सड़कें प्रसिद्ध है। एक मार्ग बंगाल से सोनारगांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होता हुआ सिंध नदी तक गया था। दूसरा आगरा तक। उसने सड़कों के दोनों ओर फलदार और छायादार वृक्ष लगवाए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराय बनवाई जिनकी कुल संख्या 1700 थी, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग खाने पीने की व्यवस्था थी और ठहरने की भी। वहां घोड़ों और दुधारू पशुओं के लिए दाना और घास मिलता था। इन सरायों में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस वाले रहते थे। प्रत्येक सराय में डाक लाने ले जाने के लिए घोड़े तैनात रहते थे जो शाही घुड़सवार डाकियों के काम आते थे। इन उपायों से वाणिज्यिक क्रियाकलाप को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। यात्राकालीन सुविधा व्यवस्था ने व्यापारियों और सौदागरों को बहुत लाभान्वित किया। शेरशाह ने प्रवेश द्वार के स्थान पर और बिक्री के स्थान पर लगने वाले 2 शुल्कों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी शुल्क हटा दिए। इससे भी वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। उसने सिक्कों की ढलाई में भी सुधार किए। उसने 2 प्रकार के सिक्के मुख्य थे। चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का। उसने टकसालों की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी। इनमें से कुछ जिन स्थानों पर थी उनके नाम है आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, शेरगढ़, आबू, सक्कर, बखर। इन टकसाल वाले स्थान नामों से पता चलता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह जब युवा फ्री था तो अपने पिता की जागीरों का प्रबंधक था। तब उसे भू राजस्व प्रशासन का पूर्व प्रशिक्षण मिल चुका था। जागीर संबंधी फरीद की नीति के नियामक सिद्धांतों के बारे में अब्बास खां बताते हैं। रैयत अर्थात प्रजा की भलाई की चिंता, इसलिए निर्धारित भू राजस्व की मात्रा साधारणतः होती थी, किंतु निर्धारण के बाद उसकी वसूली पूरी मात्रा में होती थी। वसूली के शुल्क के रूप में तथा जमींदारों को नियंत्रित रखने के लिए उनका देय हिस्सा भी उन्हें अवश्य मिलता था। फरीद ने किसान को मापन और साझेदारी
में से किसी एक विकल्प को चुनने की छूट दे रखी थी। दोनों में से किसे चुने, किसे छोड़े, एक के बारे में किसान एक मत नहीं थे, इसलिए दोनों ही प्रथाएं चलती रही। इसे स्पष्ट है कि दोनों में से किसी एक को चुनने में हानि लाभ का अंतर नहीं के बराबर था। उसने किसान वर्ग को यह भी छूट दे रखी थी कि वे चाहे तो भू राजस्व का नगद दे, चाहे तो माल के रूप में दे। फ्रीद किसानों से लिखित कबूलियत लेता था और उसने मापन का शुल्क कर तथा वसूली कर दोनों तय कर रखे थे। उसने बिचौलियों को और अपने कर्मचारियों को आगाह कर रखा था। यदि वसूली के मामले में उन्होंने कोई अवैध कार्य किया तो वे इसके अपराधी पाए जाते थे और वह उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जब वह स्वयं शासक बना तो उसने अपने पिता की जागीरों का प्रबंधक रहते हुए जिन सिद्धांतों को परखा था उनमें से कुछ को लागू किया, किंतु इस कथन की समीक्षा और मूल्यांकन करना आवश्यक है। चूंकि राज्य के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मालगुजारी था, इसलिए राजस्व के स्थिरीकरण के बारे में और कृषि उत्पादों की वृद्धि के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करने के बारे में शेरशाह की चिंता स्वाभाविक ही थी। इसे मानने में कोई कठिनाई पेश नहीं आती। चूंकि कृषक समाज राज्य का आधार था, इसलिए किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए वह चिंतित रहता था। किसानों की भलाई के लिए शेरशाह ने जो विनियम बनाए थे उनमें से एक के बारे में अब्बास खां यूँ कहते हैं, उसका विजयी सैन्य दल लोगों की खेती बाड़ी न उजाड़ दे, और जब वह सेना के साथ कूच करता था तो स्वयं खेती बाड़ी की हालत देखता जाता था। घुड़सवारों को चारों ओर यह देखने के लिए फैला देता था कि सेना के जवान किसानों के खेतों का अतिक्रमण न करने पाए। जो व्यक्ति उसके आदेशों का उल्लंघन करता था और फसलों को नुकसान पहुंचाता था उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता। इस बात पर सैनिकों का चमत्कारिक प्रभाव हुआ। बहरहाल कानूनगो की यह मान्यता है कि शेरशाह ने अन्य सभी प्रथाओं को छोड़कर कर निर्धारण के लिए केवल मापन की प्रथा को ही आधार बनाया। उसे उसके पूरे साम्राज्य पर लागू किया स्वीकार करने योग्य नहीं है। मोरलैंड का कहना है कि उत्तर भारत में प्रचलित भू राजस्व की प्रथा तब से चली आ रही है जब हिंदुत्व की पवित्र विधि निर्मित हुई थी, और तब तक चलती रही जब तक 19वीं सदी से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किए गए। यही परंपरा अखंड रूप से सूरत काल में चलती रही। यद्यपि शेरशाह ने उसमें कुछ परिवर्तन किए, किंतु उसने भी राजस्व निर्धारण की पद्धति, भुगतान का प्रकार, कृषि उत्पादन में राज्य का हिस्सा और आदि आधारभूत बातों को नहीं बदला। A.C. मिश्र ने रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह नामक शोध पत्र में बताया है कि दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्द जरिबी और अनुवाद के रूप में आधुनिक लेखकों द्वारा प्रयुक्त मेजरमेंट या मापन शब्द आदि यह ध्वनित करता है कि शेरशाह ने पहले सारी कृषि भूमि की क्षेत्रमिति करवाई और तब उसके आधार पर उसने भू राजस्व निर्धारित किया था। तब तो यह कथन माना जा सकता है कि किंतु यदि जरीबी का यह आश्चर्य है कि सभी प्राचीन पद्धतियों को विस्थापित कर राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया गया, तो इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शेरशाह ने राजस्व प्रशासन की प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था को कभी समाप्त नहीं किया। यदि वह ऐसा चाहता तो कर भी नहीं सकता था। मापन के बारे में उसके जो विचार थे वे अनेक क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकते थे और लागू किए भी नहीं गए। उदाहरण के रूप में मुल्तान में राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए बंटाई की प्रथा पहले से चल रही थी। शेरशाह ने उसे चलते ही रहने दिया। मालवा, राजपूताना और पश्चिमी पंजाब के प्रदेश उस समय पूरी तरह शांत नहीं थे, इसलिए शेरशाह मापन की व्यवस्था करना भी चाहता तो उसे सफलता शायद ही मिलती। दौलत ए शेरशाही के लेखक हसन खान ने देश में प्रचलित राजस्व प्रशासन की 3 व्यवस्थाएं गिनाई है। पहली यह है कि हम गांव के किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंप दें कि वह शासन की देनदारी की भरपाई करे। ऐसी स्थिति में उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह खेतों से देनदारी इकट्ठी करे और शासन के पास एक नियत राशि जमा करवा दें, किंतु ऐसी स्थिति में जोर जबरदस्ती या शक्ति के प्रयोग को छिपाया जाना अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि शासकीय कर्मचारियों को अनुदेश दिए जाएं कि वे लोगों के बचाव और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, ताकि कोई भी मालगुजार कहीं भी प्रजा को दबाने के लिए अपने पंजे न फैला सके। हिंदू और मुसलमान दोनों को इन आदेशों का पालन करना होगा। A.C. मिश्र बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था में जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह अपने आवंटित क्षेत्र में राजस्व इकट्ठा करे और एक नियतांश राज्य में जमा करे, इस जरी पद्धति को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि नकद भुगतान की पद्धति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।
अन्य दो प्रथाएं जिन्हें साझेदारी और मापन कहते हैं पुरानी प्रथाएं थी और चली आ रही थी। उनमें शेरशाह ने दखल अंदाजी नहीं की। हाँ, उसने उनकी क्रियाविधि को व्यवस्थित अवश्य किया। उसने जमीनों के नक्शे बनवाए, काश्तकारी और मिल्कियत का वर्गीकरण किया। दौलत शेरशाही के फरमान से 10 से पता चलता है कि कृषि भूमि और कृषि अयोग्य भूमि के मापन का कार्य अहमद खां को सौंपा गया। उसने यह काम ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया। इस सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसमें मालिक के अधिकारों और सारी खेतीहर जमीनों के माप और उनकी किस्में दर्ज की गई और मापन कार्य के लिए 32 अंक वाला शिकदरी गज और सन की डंडी काम में लाई गई। शेरशाह का रुझान ही मापन की प्रथा की ओर था और अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह भी इसका जितना हो सके उतना विस्तार करना चाहता था। जमीनों का आम सर्वेक्षण करवाया जाना नई जमा को तय करने के लिए लाभकारी हो सकता था, किंतु उसका शासनकाल इतना छोटा रहा कि सर्वेक्षण बहुत ही संतोषप्रद साबित नहीं हो सका। फिर भी उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान राई या निर्धारण करने के लिए फसल दरों की सूची का लागू किया जाना था। फसल दर तैयार करने का सबसे तरीका बड़ा सरल था। पैदावार की बीघा अच्छी मंझोली और खराब भूमि की पैदावार की आंकड़ों के प्रति बीघा औसत पैदावार की गणना के लिए एकत्र किया जाता और औसत निकालना उनका तीसरा हिस्सा कर दिया जाता। यही हिस्सा निर्धारण कर शासन की मांग माना जाता था। पैदावार का कितना हिस्सा राजस्व के रूप में राज्य को आता था, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कानूनगो और कुरैशी मानते हैं कि शेरशाह पैदावार का 1/4 भाग लेता था और कानूनगो का मत है कि मखजान ए अफगीनी में इस बात की सूचना इस पर आधारित है, जहां शेरशाह ने हैबत खान को लिखा था कि मुल्तान से पैदावार का 1/4 हिस्सा लेना है। वह अबुल फजल के इस कथन पर विश्वास करता है कि शेरशाह की दरें सबसे कम थी और अकबर ने उनसे बढ़ाकर 1/3 कर दिया। मोरलैंड के कानूनगो के उन तर्कों का खंडन किया है जिसे उसने मखजान ए अफगीन और अबुल फजल से उठाया है। मोरलैंड मानता है कि मुल्तान के प्रति शेरशाह ने सदा ही पक्षपात का रुख अपनाया था और इससे यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारे साम्राज्य के प्रति शेरशाह का वैसा ही रुख रहा था। परमात्मा शरण मोरलैंड से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शेरशाह की राय को अकबर ने भी अपना लिया था। इसलिए यह माना जा सकता है कि अकबर के काल में चाहे जो भी दरें प्रचलित रही हो, जिन्हें सम्राट ने अनुमोदित किया हो, वे शेरशाह से ही अकबर को परंपरा के रूप में मिली थी। शरण राय शब्द के अर्थ की व्यवस्था करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य की मांग 1/3 थी। भुगतान के तरीके के बारे में पूरी व्यवस्था फसल की कटाई के बाद पैदावार पर आधारित थी और राजस्व निर्धारण का आधार समाज में अनाज या अन्य उत्पाद होता था। भू राजस्व अनाज के रूप में लिया जाता था, किंतु उसे बाजार की दरों पर बेचकर नकदी के रूप में बदला जा सकता था। कृषक भी अनाज के स्थान पर नकद के रूप में लगान का भुगतान करता था। राज्य भी इसे प्रोत्साहित करता था। कृषक को जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी चुकाने पड़ते थे, जिनकी दरें क्रमश भू राजस्व की 2.1/2% और 5% थी। हसन खां का कहना कि शेरशाह ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि प्रत्येक भूधारी और राजस्वदाता अपने कर का 2.1/2 भाग प्रतिशत सार्वजनिक कोषागार के रूप में जमा करवाए, ताकि वह धन दुर्घटनाओं या भारी सजाओं पर खर्च किया जा सके। यह कर निश्चय ही अनाज के रूप में वसूला जाता था, जिसका स्थानीय कोठार में भंडारण किया जाता था और अकाल के दिनों में संकट का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। शेरशाह किसानों को पट्टे पर बांटता था, जिनमें भूमि की किस्म और अलग अलग फसलों के लिए लगान की दरें होती थी। किसान कबूलियत लिखता था, जिसमें राज्य की मालगुजारी की मांग के अनुसार राशि अदा करने का वायदा किया जाता था। उसने भूमि सुधार को प्रोत्साहन दिया, सूखा या अकाल पड़ने की हालत में लगान में छूट या माफी दी, संकट के समय और कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरी सिंचाई की व्यवस्था लागू की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह कालीन राजस्व प्रशासन की व्यवस्था उसके पूर्ववर्ती तुर्कों से मिलती जुलती थी और यही प्रथा लोदियों के काल में अपनाई गई। उसको जो काम करने का श्रेय दिया जाता है, वह काम तो अपने पिता की जागीर का प्रभार ग्रहण करने के समय उस जागीर में ही हो रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि वह शासन में प्राणों का संचार कर उसे शक्ति प्रदान करे और उसमें दक्षता लाई, और अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में उसे एक बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली। किंतु कर्मचारी वर्ग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसका समूल नाश करने में वह सफल नहीं हो सका।
धन्यवाद।